नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ही नहीं करें ये गलत बात है। बार बार आप कोशिश करते रहें, इसीलिए कहा जाता है, बोलते हैं ना कि सर्दी का समय है और आप अपने बिस्तर के अंदर बैठ के पढ़ाई का आनंद लें और अपनी तैयारी को जारी रखें। आज का अपना टॉपिक रोग, इसकी विस्तृत चर्चा होने वाली है। कल भी हमने पढ़ा, आज इसको खत्म कर देते हैं। ओके, पहला जो टॉपिक अपना रहेगा, पहला विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु जनित रोग, विषाणु या वायरस जनित रोग या वायरस जनित रोग, विषाणु या वायरस जनित रोग, ये अपना टॉपिक पहला है। 4-5 टाइप के यहां से हमने रोग पढ़े हैं, तो विषाणु या वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं ये हम जान तो चुके हैं कि ये रोग होते हैं। रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, ये हम पढ़ चुके हैं कि वायरस वाले रोग ये है, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, पहुंचे छोड़ गई, ये हमने कल जाना, छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, ये सारे के सारे वायरस वाले रोग थे। रेबीज, खसरा, पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं, हर्पिस था, फिर यहां से मेनिंजाइटिस बनाया, मेनिंजाइटिस, ओके, यहां से हिपेटाइटिस बना था, हिपेटाइटिस, ओके, फिर टै से ट्रेकोमा बना, ट्रेकोमा करके ये साइलेंट था, पता है ना। फिर पोलियो था, पोलियो, एड्स बना, यहां से चेचक, छोटी माता, छोटी माता, फिर यहां से डेंगू बना, गलसुआ, और फिर क्या बना था, इन्फ्लुएंजा। ये तो हम कल की क्लास में भी जान चुके थे, मैंने रिपीट कर दिया पुनः। ये सारे के सारे जो रोग हैं वो वायरस वाले रोग हैं, विषाणु जनित रोग रहेंगे। अब इनकी हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेबीज रोग, आप हेडिंग लगा सकते हैं, रेबीज रोग। पहला जो अपना टाइप रहेगा वो यही रहने वाला है कि वायरस से कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं। ये इस प्रकार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो रहेगा, इसमें से कुछ एक प्रश्न जो बनेंगे वो भी आप देख सकते हैं। रेबीज, याद रखिएगा, ये कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से, और कुत्ता भी कौन सा, पागल, पागल कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो भेड़िया, लोमड़ी, बिल्ली, बंदर, इनके काटने से भी ये रोग फैलने की संभावना होती है। ओके, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज, कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। इसके अतिरिक्त ये भेड़िया, लोमड़ी, आपके बिल्ली और बंदर, इनके काटने से भी ये फैलता है, लेकिन ये एग्जाम में दिए नहीं जाते हैं, संभावना कम रहती है। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाता है कि कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो पागल कुत्ते के काटने से आपके रेबीज रोग होता है। ओके, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा यहां से प्रश्न बन सकता है, वो है रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है कि लुई पास्चर ने रेबीज के टिक्के का आविष्कार किया था। लुई पास्चर, इसी ने किण्वन की खोज की थी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लुई पास्चर ही वो वैज्ञानिक था जो किण्वन के खोजकर्ता भी है। किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन के खोजकर्ता भी यही थे। यहीं से एक प्रश्न आप अलग से तैयार करके रखें कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है, किण्वन, जैसे दूध से दही में शराब का बनना जो क्रिया होती है, ये किण्वन होता है।
इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो लुई पास्चर था। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका वायरस कौन सा है, कुत्ते के काटने से कौन सा वायरस आपके होता है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा रेब्डो वायरस। कौन सा? रेब्डो वायरस। बस इतने प्रश्न आप यहां से तैयार करके रख लें, काफी है। वायरस का नाम रहेगा रेब्डो वायरस, कुत्ते के काटने से होता है और इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक लुई पास्चर था। बाकी आपके सामने प्रश्न बनेगा कि वायरस का है या आपके ये प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया है, तो आपके प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? रेबीज जो रोग है वो आपके वायरस जनित रोग होता है। हो गया? लिख लें आप। तो ये पहला टाइप था रेबीज। इसके बाद में आएगा आपकी खसरा। खसरा है। खसरा रोग क्या होता है? खसरा दूसरा इसका टाइप लिख लेना आप, खसरा। क्या होता है ये खसरा? किसके कारण फैलता है? याद रखना, मार्बेली वायरस के कारण फैलता है। वायरस का यदि आपसे नाम पूछा जाए तो मार्बेली वायरस ये होगा। मार्बेली वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। इस रोग में क्या होता है? शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं। चमड़ी पर क्या होते हैं? चमड़ी पर या शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं। लाल दाने निकल जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। शरीर पर लाल लाल दाने आपको नजर आएंगे। मार्बेली वायरस के कारण ये रोग होता है खसरा। बुखार होती है ऐसे रोग में, लेकिन यहां से प्रश्न बना नहीं है। संभावना कम रहेगी कि यहां से कोई सवाल पूछा जाए। प्रश्न ये इंपोर्टेंट रहेगा, रेबीज रोग। मार्बेली वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। ओके, वायरस का क्या नाम रहेगा? मार्बेली। क्या होगा इसमें? लक्षण क्या है? शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं जिसके कारण खुजली होती है। ये इसकी समस्या रहती है। तो आप तो ये ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से रेबीज का रोग, फिर खसरा है जो आपके सामने है, खसरा। ठीक है, हर्पीज ये सबसे छोटा वायरस होता है। क्या है? नेक्स्ट जो रोग होगा आपका हर्पीज है। हर्पीज, इस रोग में भी मानव शरीर के जो चर्म होता है, चामड़ी है, एपिडर्मिस जो हिस्सा है, उसमें दाने निकल जाते हैं और इसमें भी खुजली की समस्या होती है। ये एक जनन से संबंधित रोग है। आपका इसमें जनन तंत्र प्रभावित होता है। हर्पीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जनन तंत्र प्रभावित होते हैं। तो इसको भी आप पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ये सबसे छोटे वायरस के द्वारा फैलता है। मैं लिख सकता हूं कि ये सबसे छोटा वायरस है। सबसे छोटा, ये सबसे छोटा वायरस है। यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि इससे भी छोटा वायरस राइनो वायरस है जो सर्दी जुकाम का होता है। ये एक छोटा वायरस है, इसको भी पढ़ने की इतनी आवश्यकता है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दिया कि रेबीज रोग है। आपकी आर्मी की पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा भी जो मोस्ट है इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार जरूर देख लें। इनका इतना ध्यान रखें कि ये किस प्रकार की बीमारियां हैं। तो आप याद रखना कि ये वायरस जनित रोग होते हैं। क्लियर? ले लूं आगे। नेक्स्ट जो अपना रोग रहेगा वो है मेनिंजाइटिस। क्या है? मेनिंजाइटिस। इसको भी यहीं क्लियर कर देते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क के 3 भाग आपने पढ़े थे और इसमें एक सेरेब्रल द्रव्य जो होता है वो प्रभावित होता है। इससे संक्रमण हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। मस्तिष्क प्रभावित होता है। हाँ, मस्तिष्क प्रभावित होता है। याद रखना, सेरेब्रम द्रव्य होता है आपके मस्तिष्क में। आपने पढ़ा था अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। उस समय मैंने आपको बताया था कि वहां सेरेब्रल जो द्रव्य होता है, इसमें यदि कोई संक्रमण हो जाता है तो ये रोग होने की संभावना होती है, मेनिंजाइटिस रोग। आप इसमें याद रखना कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस रोग में आपकी मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये छोटे छोटे रोग है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हिपेटाइटिस ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला हमने जाना रेबीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में हेपेटाइटिस आप याद करके रखिएगा। हिपेटाइटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट। ले लूं आगे।
हिपेटाइटिस की बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां से प्रश्न बना हुआ है, पहले भी एग्जाम में यहां से पूछा गया, हिपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस रोग, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इस बात को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है ये हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ये दो प्रकार का होता है, ए और बी, लेकिन इतना भी आप नहीं पढ़े तो ये तो जरूर याद रखिएगा कि इसको हम सामान्य भाषा में पीलिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया। जॉन्डिस, क्या बोलते हैं इसको? जॉन्डिस बोला जाता है, इसको जॉन्डिस बोला जाता है। पीलिया या ऐसे बोल सकते हैं हम, जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस भी इसको हम बोलते हैं, जॉन्डिस। पीलिया, इस रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। आपके सामने रोग दिए जाते हैं और सामने प्रभावित अंग दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, हिपेटाइटिस रोग है, इस रोग में जो प्रभावित अंग रहेगा, प्रभावित अंग कौन सा है? भाई पीलिया है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा? इस रोग में शरीर के जो हिस्से हैं वो पीले पड़ जाते हैं, जैसे नाखून है वो आपको पीले नजर आते हैं, मूत्र भी जो होते हैं वो भी आपके पीले हो जाते हैं, आंखें भी पीली हो जाती है, चेहरा भी पीला पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि शरीर का जो रंग है वो चेंज होने लगता है, पीला नजर आता है आपको। पीलिया रोग है ये। अच्छा, इस रोग में जो प्रभावित अंग रहेगा वो लीवर है। कौन सा है? लीवर। हाँ जी, मानव शरीर का जो लीवर होता है ये इसमें प्रभावित होने वाला सबसे प्रमुख अंग है, लीवर। किडनी नहीं है, ये लीवर है। इसको क्या बोला जाता है? यकृत बोला जाता है। और याद रखना, लीवर ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नोट में लिख देता हूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी रहेगी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और ये किस प्रकार की ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये राजस्थान ग्रेड 3 की पेपर में पूछा गया प्रश्न है, रीट के पेपर में भी ये सवाल पूछा गया। इतना आसान प्रश्न है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। लेकिन ये किस प्रकार की ग्रंथि है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? बाह्य स्त्रावी। ग्रंथियां दो प्रकार की है, आने वाला टॉपिक भी रहेगा, अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी। तो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है ये लीवर, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका आकार त्रिकोणाकार आपको नजर आता है। जब आप इसको देखोगे तो ये त्रिकोणाकार आपको नजर आएगा। ये आपका आमाशय होता है, स्टोमच है, इसके ठीक ऊपर आपको ऐसे ये त्रिकोणाकार देखने को मिलती है, यही लीवर है। क्या है? लीवर है। तो इसमें अंग जो प्रभावित होगा ये लीवर प्रभावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सवाल भी बन सकता है। प्रभावित अंग क्या होगा? लीवर है। हिपेटाइटिस है। हो गया? ओके, याद रखना इसको। नेक्स्ट रो कौन सा रहेगा? रेखा हमें हिट करके, हिट ट से क्या बनेगा? ट से जो नेक्स्ट रोग बनेगा वो ट्रेकोमा है। क्या है? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा, कल भी हमने चर्चा की थी कि इस रोग में जो प्रभावित अंग रहेगा वो आंख है। क्या है? आंख। आंख का कोर्निया इस भाग में प्रभावित होता है। आंख का कोर्निया इस रोग में प्रभावित होता है। याद रखना, इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो प्रभावित अंग रहेगा वो कोर्निया है। नेत्रदान के समय कौन से अंग का दान किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कोर्निया। तो वही अंग इसमें भी प्रभावित होता है। कोर्निया इस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है ट्रेकोमा में। हो गया? छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे जो आप याद कर सकते हैं। रेखा हमें हिट ट के बाद में करके, जो साइलेंट था उसके बाद में आएगा पोलियो। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता रहा हूं, ये रोग इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको वापस रिपीट करें आप। पोलियो रोग पता है क्या?
पोलियो जो रोग होता है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें प्रभावित अंग कौन सा रहेगा? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पोलियो रोग में प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। हाथ और पैर सबसे पहले प्रभावित होने की संभावना रहती है, और मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रभावित अंग होगा वो आपकी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इसमें सबसे पहले प्रभावित होता है। और ज्यादातर रोग में ऐसा ही होता है कि आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो, अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि पोलियो को जो टिक्का लगता है, पोलियो के टिक्के की खोज किसने की थी? पोलियो के टिक्के के खोजकर्ता कौन थे? टिक्के की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखना, जॉनस सोक ने। एक निक जोनस है, ये जोनस सोक है। निक जोनस तो वो है ना। तो ये जॉनस सोक है, इसी वैज्ञानिक ने पोलियो के टिक्के की खोज की थी। पहले टीका लगता था, लेकिन वर्तमान में टीका नहीं लगता, अभी टीके की दवा ली जाती है। टीके की क्या होता, टीके के स्थान पर क्या है? दवा है। अब पोलियो की दवा ली जाती है, और दवा है, अब टीके के स्थान पर दवा ली जाती है। और इस दवा को बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो सेबिन था। कौन था? सेबिन, एल्बर्ट सेबिन। सेबिन नाम के वैज्ञानिक ने अब है टीके के स्थान पर दवा को स्टार्ट कर दिया। तो वर्तमान में है वो पोलियो की बूंदें हैं, वो मुंह के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला, पोलियो के टिक्के की खोज करने वाला वैज्ञानिक जॉनस सोक है। दवा के रूप में इसका प्रयोग किसने किया? तो सेबिन ने किया। और इसमें जो प्रभावित अंग रहेगा वो कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। क्लियर? तो छोटे छोटे प्रश्न है, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनेगा वो बार बार मैं बता रहा हूं कि इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं वो पूछते रहते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो आपको बताना रहे तंत्रिका तंत्र। प्रश्न पूछे कि हिपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? लीवर होगा। हो गया? इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग है वो है एड्स। क्या है? एड्स। एड्स ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए तो पढ़ना है इसको। क्या बनेगा? एड्स। एड्स क्या है? एड्स क्या होता है? एड्स, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बनेगा कि ये वायरल डिजीज है, ये विषाणु के कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। एड्स, पहला तो प्रश्न यही है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? ये सबको आता होगा, और नहीं आता तो याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूर्ण रूप है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सवाल आपके सामने आएगा कि एड्स के वायरस का क्या नाम होता है, कि ये किस वायरस के द्वारा फैलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके वायरस का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा HIV। एड्स के वायरस का नाम क्या होता है? HIV। ये बच्चे को पता है, HIV। अभी नहीं उसे ह्यूमन, आप घबराए नहीं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये आपके एड्स का वायरस है। कई बार पूछ लेते हैं कि एड्स का वायरस कौन सा है, तो आपका आंसर होगा HIV। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अच्छा, आप याद रखना कि इसका पूर्ण रूप यदि सही तरीके से पूछा जाए तो बीच में आपको डेफिशिएंसी भी लिखना होता है। क्या होता है? डेफिशिएंसी। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डेफिशियंसी
वायरस। यदि ये दोनों प्रश्न, यदि यहां से सवाल बनता है कि इसका पूर्ण रूप क्या है, फिर वहां ऑप्शन में यदि ह्यूमन इम्यूनो वायरस लिखा है और एक ऑप्शन में यदि इस प्रकार लिखा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसी को आप सही माने। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एड्स का वायरस है। प्रश्न बनेगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना कि विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भी साइंस के जो डेज होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? यही मैं बता रहा हूं। विज्ञान दिवस को कब मनाते हैं? यदि प्रश्न पूछा जाए तो 28 फरवरी को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जल दिवस कब मनाते हैं, ये अपने प्रश्न है साइंस से संबंधित। जल दिवस 22 मार्च को। यदि आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटीज डे, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, फिर क्या आंसर होगा? आधा बोला है, पूरा नहीं बोला। हाँ, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। 22 मई। यदि आपके सामने प्रश्न आए कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, फिर क्या होगा? यहां से यह प्रश्न अलग बन गए, चूंकि हमने प्रश्न जाना कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं 1 दिसंबर को। तो इससे हटके भी कुछ एक दिवस जो साइंस के रहते हैं वो भी आपको आने चाहिए। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? अरे 22 अप्रैल को। अप्रैल ही लिख दिए क्या? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को जल दिवस है, यहां से देखना 22 मार्च, ये 22 अप्रैल है, और ये 22 मई है। मार्च, अप्रैल और मई, तीनों का क्रम याद कर लेना। देखो ये मार्च है, ये अप्रैल है और ये मई है, फिर याद रह जाएगा। है जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस, ये इंपोर्टेंट भी है, 22 मई के दिन ये मनाया जाता है। और कोई दिवस है तो बोलो। ये विज्ञान दिवस हो गया और इधर विश्व एड्स दिवस हो गया। पर्यावरण दिवस है क्या? ओके, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। ये लो, पर्यावरण दिवस को 5 जून के दिन मनाया जाता है। तो ये आपके सामने कुछ एक प्रश्न और निकल के यहां से आ रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। एड्स का वायरस कौन सा है? HIV। विश्व एड्स दिवस को कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एड्स का परीक्षण कौन सा है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स का परीक्षण, एड्स का टेस्ट होता है ना। कैसे पता चलेगा इसको एड्स की बीमारी है? तो उसके लिए जांच तो करनी पड़ती है। तो वो जांच कौन सी होती है? एड्स का टेस्ट कौन सा है? हरियाणा कौन सा होता है? एड्स का परीक्षण, एड्स का टेस्ट कौन सा होता है? यस, सही है। एड्स का टेस्ट होता है वो एलिसा होता है, ये भी याद करके रखना। एलिसा, क्या लिख सकते हैं? एलिसा, या फिर एलाइजा भी इसको लिखा जाता है। एलाइजा इंग्लिश है, कुछ भी हो सकता है। एड्स का परीक्षण कौन सा है? एलाइसा या एलिजा इसको लिखा जाता है। इसके अलावा WBT भी है जो आपके सामान्यतः बुखार में भी काम में लिया जाता है। हो गया यहां से क्लियर? ये प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो आप इनको भी याद करके रखना। एड्स से संबंधित ले लूं, रेखा हमें हिट करके पोइचे, चे से बनेगा चेचक। क्या बनेगा? चेचक। हो गया क्या? नेक्स्ट जो रोग निकल के आएगा अपना वो है चेचक। ये लीजिएगा, चेचक। चेचक, चेचक। चेचक का वायरस कौन सा है? ये किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो याद रखना, वेरिसेला जोस्टर। वायरस का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस द्वारा ये फैलता है। लक्षण क्या है इस रोग के? इस रोग के लक्षण क्या रहेंगे?
शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं, लाल लाल दाने निकल जाते हैं, शरीर पर लाल लाल दाने निकलना, बड़े बड़े हो जाते हैं वो, ठीक है। और जब वो सूख जाते हैं तो अपना निशान भी छोड़ जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ यस, बिल्कुल सही है। उपाय यदि आपसे पूछा जाए, बिल्कुल सही आंसर आया। उपाय यदि आपसे पूछा जाए तो जहां भी ये लगे हैं, लाल लाल दाने हो रखे हैं, वहां पर आपको नारियल का तेल, नारियल का मलहम करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। नारियल का आप मलहम लगा सकते हैं, नारियल के तेल को गर्म करके उस स्थान पे लगा सकते हैं। तो ये इसका उपाय है। चेचक है वो वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस द्वारा फैलता है, तो ये याद करके रखना आप, इसका वायरस कौन सा होता है? वेरिसेला जोस्टर। बाकी शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, ये सबको पता ही है, लक्षण होते हैं ये। इसके बाद में छोटी माता है, नेक्स्ट जो रोग रहेगा वो छोटी माता। क्या है? छोटी माता। और याद रखना ये सेम है, इसकी कॉपी है ये, हाँ इसी का दूसरा रूप है। ये भी वेरिसेला जोस्टर के द्वारा फैलता है, वेरिसेला जोस्टर। बाकी इसके लक्षण वही है जो इसके चेचक के हैं, और वही उपाय इसमें किया जाता है। छोटी माता और आपके चेचक दोनों सेम ही है। स्मॉल फॉक्स, चिकन फॉक्स, ये सेम है। सही है, बिल्कुल सही है। डेंगू, नेक्स्ट बीमारी कौन सी है? डेंगू। डेंगू, ये तो आपने नाम सुना है ना, डेंगू। मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एडिस एजिप्टियाई, क्या? एजिप्टियाई, ये इस मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी। हालांकि ये दिया नहीं जाता, फिर भी मैंने पूरा लिखा है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि डेंगू की बीमारी किस कारण फैलती है, तो मादा एडिस इजिप्टियाई। और ये है क्या? ये एक मच्छर है। क्या है? मच्छर। प्रश्न को सीधा भी पूछा जा सकता है, डेंगू फैलने का कारण क्या है, तो ये मच्छर के कारण फैलता है, और मच्छर जो रहेगा वो मादा है, और उसका नाम है वो एडिस इजिप्टियाई रहेगा। डेंगू, इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा जाता है। इस रोग में हड्डियों के अंदर बुखार आ जाती है, हड्डी तोड़ बुखार, उठने का मन नहीं करता, हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा जाता है। ठीक है, वो डेंगू की बीमारी है। प्लेटलेट्स भी कम हो जाता है इसमें, डाउन हो जाता है प्लेटलेट्स, डेंगू होता है वो। बुखार है वो आपकी बार बार आती रहती है, बुखार आई चली गई, वापस आई चली गई। हड्डियों में इसमें जो बुखार है वो समाहित हो जाती है। डेंगू का कारण जो रहेगा वो आपके मादा एडिस मच्छर है, और एक वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। और क्या बच गया? गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। एक रोग बच रहा है अपना, गलसुआ, और एक क्या बच गया? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लू को फ्लू की बीमारी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लू। एक बच गया आपकी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये लीजिएगा, ये तो फ्लू बीमारी है, इसको बोलेंगे फ्लू बीमारी। फ्लू बीमारी समझ रहे हैं ना, जैसे आई फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया है, स्वाइन फ्लू था, वैसे ही यहां शब्द छुपा हुआ है फ्लू, इन्फ्लुएंजा। इसे फ्लू की बीमारी बोला जाता है। गलसुआ, इस रोग में क्या होता है? इसमें जो प्रभावित अंग होता है गलसुआ रोग में, वो आपकी लार ग्रंथि है। क्या? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसमें प्रभावित होती है। अब लार ग्रंथि प्रभावित हो रही है, लार ग्रंथि प्रभावित होती है। अधोजंब, अधोजिह्वा, ये लार ग्रंथियों के कुछ प्रकार होते हैं। पैरोटिड भी है जो कुत्ते में भी पाई जाती है। कुत्ते में यदि ये ग्रंथि प्रभावित होती है तो आपको पता है कि उसमें लारें टपकने लगती है, वैसे ही मनुष्य हो जाता है इसमें, है
गलसुआ रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप याद रखना, लार ग्रंथि इसमें प्रभावित अंग है। यहां से प्रश्न बने हैं नहीं है पहले एग्जाम में, आर्मी के पेपर में। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोग थे वो आप जरूर याद कर सकते हैं। एक तो हमने जाना रेबीज, हिपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, डेंगू। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग है वो आप जरूर एक बार रिपीट कर लें, एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। बाकी प्रश्न है वो आपके सामने सीधा ही पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी किस प्रकार की है, वो आपके वायरस की है या बैक्टीरिया की है। हो गया क्या? लिख लो। मनोज जी कहाँ गए? ओके, तो ये अपने जो रोग थे वो वायरल डिजीज के थे। अब है बैक्टीरिया के। किसके? बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोग। जितने होंगे वो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लगा सकते हैं जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारियां, जीवाणु जनित रोग। क्या है ये? इसकी भी हमने एक ट्रिक जानी थी ना, कल याद करवाया था आपको। क्या था? गोटी ने, याद हो गया, गोटी ने निमोकोक सटा सीडी प्ले करने को कहा, सीडी प्ले करने को कहा। गोटी ने निमोकोक सटा सीडी प्ले करने को कहा। इसमें जो बीमारियां आएगी वो आपके बैक्टीरियल डिजीज वाली होगी, जीवाणु जनित रोग इसमें आते हैं। गो से हमने बनाया था गोनेरिया। क्या बनाया? गोनेरिया। आजा, जिसको पूरे याद नहीं हो रहे हैं वो ऐसे तो जरूर ध्यान में रख लेना कि ये बीमारी इस प्रकार की है। फिर टी से बनेगा आपके टिटनेस। क्या? टिटनेस। ये साइलेंट था, फिर निमोनिया बना, निमोनिया, निमोनिया की बीमारी आई। फिर कोड बना, कोड। सही रोग हो गया, याद हो गया क्या? फिर टाइफाइड, टाइफाइड, टा से बना टाइफाइड। सिफिलिस बनाया था, सिफिलिस। गोनेरिया और सिफिलिस ये दोनों की दोनों यौन संचरित बीमारियां भी है। ये आपके है डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये प्लेग, चूहे के काटने से होने वाली बीमारी। करने को ये साइलेंट है। फिर काली खांसी, काली खांसी। और अंत में क्या बना? हैजा। ये लीजिएगा, ये जो बीमारियां आपके सामने दिख रही है ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के कारण ये बीमारियां फैलती है। गोटी ने निमोकोक सटा सीडी प्ले करने को कहा। इसमें सारे के सारे वो रोग है जो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलते हैं, जीवाणु द्वारा। दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है? इस प्रश्न का आंसर करना एक बार, देखते हैं किसका आंसर आता है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो लैक्टिक से ही लैक्टोबैसिलस बन गया। सबसे पहला रोग है आपके गोनेरिया। लगा सकते हैं आप गोनेरिया हेडिंग। कुछ नहीं है इसमें, नाइसेरिया गोनेरिया। क्या? नाइसेरिया, नाइसेरिया, नाइसेरिया गोनेरियाई। क्या है ये? नाइसेरिया गोनेरियाई क्या है? क्या है ये जीवाणु। अब वायरस मत कर देना, हाँ कई वायरस लिख लेंगे, वायरस नहीं है ये, इस जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनेरियाई, जिसके कारण ये रोग फैलता है, गोनेरिया। अच्छा, याद नहीं हो तो बस इतना तो ध्यान रख लेना, ये गोनेरिया जो रोग है ये एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। किस प्रकार का है? यौन संचरित। अब प्रश्न आपके सामने आए कि गोनेरिया बीमारी है जीवाणु से होने वाली, वायरस से होने वाली, यौन संचरित, फिर आंसर क्या होगा?
है, एक ऑप्शन और बच गया ना। हाँ, यौन संचरित और आपकी बैक्टीरिया, यानी ये दोनों से फैलने वाली बीमारी है। ये एक यौन संचरित रोग भी है जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। मैथुन क्रिया के समय संक्रमण के कारण ये रोग फैलता है। इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र प्रभावित होते हैं और जनन तंत्र में खुजली उत्पन्न हो जाती है। इस रोग में गोनेरिया रोग है ये। ओके, किस कारण फैलता है? नाइसेरिया गोनेरियाई। और किस प्रकार की बीमारी है? एक यौन संचरित रोग होता है। फिर आता है टिटनेस पे। अगला रोग जो रहेगा वो टिटनेस है। टिटनेस नंबर 2, टिटनेस। हाँ, ये तो एक बैक्टीरिया है ना, ये जीवाणु का नाम है भाई, जीवाणु है ये। इस जीवाणु के कारण ही ये बीमारी होती है, टिटनेस। क्या बोला जाता है इस रोग को? कोई और नाम होता है क्या? इस रोग को लोजोक या जोक लोक के नाम से जाना जाता है। इसमें मुंह के जबड़े भिंच जाते हैं, इसलिए इसको धनुष टंकार भी कहा जाता है। जो लोग मुंह के जबड़े भिंच जाना, याद रखना, मुंह के जबड़े भिंच जाते हैं। इसमें मुंह के जबड़े भिंच जाते हैं, मैंने लाइन लिख दी है, मुंह के जबड़े इसमें भिंच जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है जो लोक। क्या बोला जाता है? जो लोक। इसको जो लोक बोला जाता है। लोक का मतलब ताला। ठीक है, जो लोक का मतलब समझ, जो यानी जबड़े होते हैं आपके, जबड़े। लोक मतलब बंद होना। तो मुंह के जबड़े इसमें भिंच जाते हैं टिटनेस की बीमारी में। क्या होगा इसमें? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें टीका कौन सा लगता है, टीका कौन सा लगाया जाता है, फिर क्या आंसर दोगे? टिटनेस की बीमारी में किस प्रकार का टीका लगता है? तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीके का यदि नाम से पूछा जाए तो डीपीटी। अच्छा, डीपीटी का टीका है, इसके अलावा किस प्रकार की बीमारियों में लगाया जाता है? तो एक ही क्रम में आप याद करना कि डीपीटी का टीका किस किस में लगता है। डीपीटी का टीका किस प्रकार के रोगों में लगाया जाता है? एक जो रहेगा अपना रोग वो डिप्थीरिया हो गया। सबसे पहला डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया वही रोग है जो संक्रमित दूध के सेवन से होता है। डिप्थीरिया, गले में खराश आना, गले की झिल्ली में सूजन आ जाती है, इस प्रकार के रोग में डिप्थीरिया हो गया। फिर यहां से पी से परटूसिस बनेगा। परटूसिस पता है? परटूसिस किसको बोलते हैं? परटूसिस की बीमारी, काली खांसी। काली खांसी वो कौन सी होती है? काली खांसी, काली खांसी जानते हो? खांसने के पश्चात गले से आवाज निकलती है, काली खांसी है वो। कुकर खांसी भी कहते हैं उसको। और टी से बनेगा आपके टिटनेस। क्या बनेगा? टिटनेस। ये लीजिएगा, 3 बीमारियां ऐसी है जिसमें डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। और ये प्रश्न राजस्थान के ग्राम सेवक के पेपर में पूछा गया था। वीडियो का जब पेपर होता है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वहां यह सवाल पूछा गया था। राजस्थान ग्राम सेवक की भर्ती में यह सवाल पूछा गया था। डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है डिप्थीरिया, परटूसिस और आपकी टिटनेस में। हो गया यहां से टिटनेस। मुंह के जबड़े इसमें भिंच जाते हैं। मुंह के जबड़े भिंच जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी है। टीका कौन सा लगता है? डीपीटी का। छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आगे ले लें, स्पेस को आगे ले लेते हैं। तो गोटी, इसका मतलब गोनेरिया और टिटनेस। गोनेरिया एक यौन संचरित रोग था, आपने जाना, यौन संचरित रोग है। मैथुन क्रिया के समय ये रोग फैलता है संक्रमण के कारण। और ये हो गया आपके टिटनेस। फिर आ रहा है निमोनिया। नेक्स्ट जो रोग रहेगा वो निमोनिया। 2 रोग और ले लेते हैं। निमोनिया, निमोनिया रोग। ये तो आपका जाना पहचाना रोग है, निमोनिया है। छोटे बच्चों में फैलती थी ये बीमारी, बड़ों में भी होती है, कोई जरूरी नहीं है छोटों में हो निमोनिया है। हाँ वही
वही है ये निमोनिया है ना। निमोनिया की बीमारी किस कारण होती है? बोलो फटाफट। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जीवाणु कौन सा है, क्या प्रश्न पूछा जाता है? इसका बैक्टीरिया कौन सा है, ये किस बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है, तो आप याद रखना डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया है, यानी एक जीवाणु है, इस जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बार बार मैं बता रहा हूं, यदि पूरी डिटेल से आप नहीं पढ़ रहे हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार की बीमारी किस कारण से फैलती है और इसमें जो प्रभावित अंग है वो कौन कौन से है, इतना तो आपको अवश्य आना चाहिए। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये निमोनिया रोग का आपके जीवाणु है। प्रभावित अंग, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फिर आंसर क्या रहेगा? अंग कौन सा प्रभावित होता है इसमें? निमोनिया की बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अरे ये श्वसन संबंधी विकार है तो फेफड़े प्रभावित होंगे। कौन से अंग? फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं, चूंकि ये श्वसन संबंधी बीमारी है। क्या? श्वसन संबंधी विकार है। ये भी आ सकता है। श्वसन संबंधी विकार कौन सा है? तो निमोनिया आपके। श्वास लेने में इसमें समस्या होती है और जब श्वास लेते हैं तो इसमें आवाज भी उत्पन्न होती है कि नहीं? तेज श्वसन की गति बढ़ जाती है और उसमें आवाज भी उत्पन्न होती है, आपको सुनाई देगी आवाज। डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका कारण होता है और इसमें जो अंग प्रभावित होंगे वो फेफड़े होंगे, चूंकि ये श्वसन संबंधी विकार है। किस कारण होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के। हो गया क्या? एक रोग और लेते हैं फिर क्लास को कर देते हैं समाप्त। एक रोग और लेंगे और वो रहेगा आपके कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड ये लेप्रोसी होता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लेप्रोसी। लेप्रोसी कहते हैं इसको। है क्या हुआ? हाँ कोड, ये तो ये कोड है लेप्रोसी। हाँ है। किस कारण फैलता है ये? है भाई, किस कारण फैलता है? यदि इसका आपसे पूछा जाए कि जीवाणु कौन सा है तो याद रखना माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या? लेप्री। इस बैक्टीरिया के माध्यम से यह रोग फैलता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और लेप्री से ही आपके समझ में आएगा कि इसको लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। एक सवाल यहां से बन सकता है कि इस रोग में कौन सा टेस्ट लिया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कोर्ड रोग का परीक्षण कौन सा है, यानी इसमें कौन सी जांच करते हैं, जांच यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें टेस्ट कौन सा किया जाता है तो आपका आंसर होगा लेप्रोमीन टेस्ट। कौन सा होगा? लेप्रोमीन। इसमें लेप्रोमीन टेस्ट किया जाता है। प्रभावित अंग यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग कौन सा रहता है, तो सबसे पहले इसमें हाथ और पैर की अंगुलियां प्रभावित होती है। हाथ और पैर की अंगुलियां, हाथ और पैर की अंगुली प्रभावित होती है। हाथ और पैर की अंगुली प्रभावित होती है। हाथ और पैरों की अंगुलियां इसमें प्रभावित होती है। फिर जो प्रभावित अंग रहेगा वो संपूर्ण त्वचा है। हाथ और पैर की अंगुलियों से ये
स्टार्ट होता है और अंत में पूरा का पूरा शरीर इसमें हाँ प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे अंगों को कई बार हाथ और पैर को काटना भी पड़ जाता है। तो ये आपके रोग जो रहेगा वो लेप्रोसी है, कॉर्ड रोग इसको बोला जाता है। तो कॉर्ड भी किस प्रकार की बीमारी थी? तो कॉर्ड भी आपकी जीवाणु जनित बीमारी है। बहुत सारे रोग आज हमने आपको बताए। कौन कौन से रोग हो गए? वायरस के लगभग सारे रोग हमने पढ़ लिए, और इसके अलावा बैक्टीरिया से संबंधित रोग भी है, वो कुछ एक हमने जाने हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।